जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 7 रेगिस्तान में जीवन। बच्चों रेगिस्तान के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करनी है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे बेटे कि रेगिस्तान दो तरीके के रेगिस्तानों की हम बात करेंगे, ठीक है। रेगिस्तान बेटे एक तो हम बात करेंगे गर्म रेगिस्तान की, ठीक है ना। एक हम बात करेंगे गर्म रेगिस्तान की, एक हम बात करेंगे बेटे ठंडे रेगिस्तान की। अब रेगिस्तान बेटे जब हम रेगिस्तान का नाम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में ना बेटे मिट्टी ही मिट्टी आती है ना, कि भाई मिट्टी से ढका हुआ है, थार में लोग घूम रहे हैं, या क्या मजा आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन रेगिस्तान की बेटे कुछ क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। अब देखिए रेगिस्तान की क्या क्या क्वालिटीज हैं, जहां पर भी ये सारी चीजें आपको दिख जाए समझिए वो रेगिस्तान है। देखिए रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश होता है, पहली बात तो बेटे शुष्क होता है। शुष्क यानी कि सूखी जलवायु होती है यहाँ पे। पानी तो भैया होता ही नाम मात्र के लिए पानी होगा, वो भी सालों बार में एक आध 10 से 15 इंच पानी बारिश हो जाए यहाँ पर तो हो जाए, वरना तो वो भी नहीं होती है, ठीक है। यानी कि एकदम शुष्क प्रदेश होता है, ठीक है। और इसकी विशेषताओं में क्या होता है बेटे, अत्यधिक उच्च तापमान या तो निम्न तापमान, या तो तापमान एकदम हाई होगा या तो एकदम ही निम्न होगा, बहुत ही कम होगा। और इसके अलावा विरल वनस्पति, यानी कि यहाँ पे पेड़ पौधे तो बेटे नाम मात्र के बराबर ही पाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधों की तो होता ही नहीं यहाँ पे, पेड़ पौधे भी ऐसे पाए जाएंगे जैसे कैक्टस हो गए, ये सब हो गया, तो बहुत खजूर वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सब पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं बेटे रेगिस्तान, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमें बात करनी है बेटे दो रेगिस्तानों के बारे में, एक है गर्म रेगिस्तान, एक है ठंडा रेगिस्तान, ठीक है ना। तापमान के आधार पर रेगिस्तान बेटे दो तरीके के हो सकते हैं, तो गर्म हो सकते हैं तो ठंडे हो सकते हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में हम बात करनी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने गर्म रेगिस्तान, जिसका नाम है बेटे सहारा, ठीक है। क्या नाम है इसका, सहारा रेगिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। सहारा रेगिस्तान के बारे में, सहारा रेगिस्तान बेटे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है ना। अब हम मानचित्र को देख लीजिएगा, देखिए पहले यहाँ पे मानचित्र देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो ये है ना, ये ब्राउन ब्राउन सा, ये सारा का सारा हमारा सहारा मरुस्थल है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो चलिए देखते शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए, देख लिया हमने, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि बेटे ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है, ठीक है ना। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब हमने देखा कि हमारे भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो यानी कि सारा भी बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो सारा रेगिस्तान बेटे 11 देशों से घिरा हुआ है, यानी कि इसके आसपास में 11 देश आते हैं बाउंड्री पे, ठीक है। कौन कौन से आते हैं बेटे, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा, ठीक है। आप इनको मैप पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखें बेटे, जब भी रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमें रेत ही रेत दिखाई देती है ना, पहले बताया। लेकिन क्या होता है बेटे, लेकिन सहारा मरुस्थल में बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है, ये बंजर है, बजरी जैसा एकदम, ठीक है। यहाँ पर बेटे मिट्टी बहुत ही कम मात्रा में है, पूरा का पूरा बंजर है, देखिए पूरा मिट्टी है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर बेटे बहुत बड़े बड़े पठार भी पाए जाते हैं सहारा मरुस्थल के अंदर, जो कि 2500 मीटर से भी ज्यादा बड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े यहाँ पर हमको पहाड़ दिख जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आज का जो सारा रेगिस्तान पहले एक टाइम पे बेटे हरा भरा मैदान था, ठीक है। यानी कि ये जो सारा मरुस्थल हम देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा, ये जो मरुस्थल, ये पूरा का पूरा मरुस्थल है बेटे, ये सारा का सारा क्या है, हरा भरा था, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला कि हरा भरा था, भैया हमको गुफाएं मिली हैं, और गुफाओं में बहुत सारे चित्र मिले हैं। किसके चित्र मिले, नदियों के चित्र मिले, मगर यानी कि बेटे मगरमच्छ के, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियों, इन सब के चित्र मिलते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कि भाई जलवायु परिवर्तन के द्वारा पूरी तरीके से गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया गया हो, ठीक है। ये सब हमें पता लगता है, ठीक है। अब बेटे जलवायु की अगर हम बात करें तो देखिए आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। देखिए हमें पता है कि रेगिस्तान या तो गर्म या तो एकदम ठंडा, तो इसकी जो, और शुष्क, बारिश नहीं होती ना क्योंकि यहाँ पर, तो बेटे सारा रेगिस्तान की जो जलवायु होगी ना वो ज़्यादातर गर्म होगी और शुष्क होगी, सूखी होगी, ठीक है। वर्षा ऋतु अल्पकाल, बहुत ही कम समय के लिए होगी। यहाँ पे आकाश बादल रहित होते हैं, बादल होते ही नहीं, निर्मल होते हैं, एकदम साफ होते हैं एकदम, ठीक है। नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित होती है, ठीक है। जो हवा में नमी भी होगी वो वाष्पित हो जाएगी, अगर जमीन में पानी भी पड़ा होगा जल्दी जल्दी वो भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटे दिन के समय तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। जिससे रेत और जो नग्न चट्टाने हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो उनकी वजह से आसपास का जो वातावरण है वो भी बेटे बहुत गर्म हो जाएगा, ठीक है। रातें बहुत ठंडी हो जाएंगी, दिन की अपेक्षा रातें एकदम उल्टा हो जाएगा, ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। और तापमान बेटे 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाता है। सहारा रेगिस्तान के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में है, यहाँ पे 1922 में तापमान नापा गया था बेटे 57.7 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा हाईएस्ट तापमान नापा गया था यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम बात करें बेटे वनस्पतियों के बारे में, ठीक है। वनस्पति क्या होते हैं बेटे, हमारे वनस्पति होती है पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को हम वनस्पति बोलते हैं ना। और जो प्राणी जात होता है उनको बोलते हैं हम जीव जंतु। तो कौन कौन से जीव जंतु या कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ पाए जाएंगे, देखिए ऐसे पेड़ पौधे जो कम पानी में भी उग सकें, वो पेड़ पौधे यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैक्टस, ठीक है। कैक्टस बेटे बंजर जमीन में उग जाता है, ठीक है। इसके अलावा खजूर के पेड़, एकेशिया, ठीक है, ये सब पेड़ हैं जो कुछ पाए जाएंगे। इसके अलावा बेटे हम मर्दान खजूर
ये सब पाए जाएंगे। हरित द्वीप पाए जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। हरित द्वीप ये होते हैं बेटे, देखिए यहाँ पे देखेंगे थोड़ी जगह पे ना रेगिस्तान में भी हरियाली होती है, तो ये वाले होते हैं, ठीक है ना। अब जानवरों की बात करें तो यहाँ पर बेटे ऊँट, हमें तो पता ही है भाई रेगिस्तान का जो सबसे बढ़िया वो होता है वो तो ऊँट ही होता है, ठीक है। लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की जातियाँ और छिपकलियाँ, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर लोग भी रहते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटे क्या होता है, ऐसी जगह पर जहाँ पर नॉर्मल इंसान नहीं रहते वहाँ पर कुछ लोग पाए जाते हैं जिनको ज़्यादातर हम जनजातियों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी सारा रेगिस्तान में भी कुछ लोग रहते हैं, कुछ जनजातियों के लोग रहते हैं, जिसमें कि बेटे बेदुइन, तुआरेग ये शामिल है, ठीक है। चलवासी जनजाति के लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसी पशुधन को पालते हैं, जानवर पालते हैं, ठीक है। इनसे दूध मिलता है, इनकी खालों को बेचते हैं ये, ठीक है। पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा निकालते हैं। बाद में बेटे पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल इन सब के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियों से बचने के लिए भी ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं बेटे, क्योंकि देखो यहाँ पे हवा चलती है तो धूल भरी आंधी आती रहती है, ठीक है। तो बहुत मोटे मोटे वस्त्र पहनते हैं ताकि इनसे बच सकें ये, ठीक है। सारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। अच्छा, पानी इनको नील नदी से मिल जाता है बेटे, ठीक है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ भी मिल जाएंगे। अब थोड़ा बहुत तो पानी चाहिए तो नदियों के किनारे खजूर के पेड़ भी उग जाते हैं, ठीक है। चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें भी उग जाती हैं यहाँ पर। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी है बेटे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अतिरिक्त मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे तेल भी है बेटे, ठीक है। तो तेल की कीमतों की वजह से सारा रेगिस्तान में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बेटे बहुत सारे खनिज भी हैं, तेल के अलावा बहुत सारे खनिज हैं, जैसे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, ये भी यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। सारा की संस्कृति की बात करें, यानी कि जो जनजातियों की संस्कृति है उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, ठीक है। ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन बन चुके हैं। ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग बन चुके हैं बेटे, महामार्ग, ठीक है। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रकों ने ले लिया है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी लोगों ने गतिविधियां बढ़ा दी है, ठीक है। इसके अलावा तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम, गाइड के रूप में गाइड बन के लोगों को समझा रहे हैं कि यहाँ पे ये होता है वो होता है, ठीक है ना। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि रेगिस्तान से भी ये शहर के जीवन की ओर शहरों में बदलते जा रहे हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे तेल और गैस के कार्य में नौकरी ढूंढते हैं लोग, ठीक है ना। और ये देखेंगे कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो गर्त बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ गर्त भूमिगत जल सतह पर आ जाती है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं, ठीक है। तो ये मरुद्यान कैसे बनते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो इसको याद करके जाइएगा। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं क्योंकि बेटे यहाँ पे थोड़ा पानी वानी भी होता है ना, तो उपजाऊ होते हैं, ठीक है। लोग इनके आसपास ही निवास करते हैं, खजूर के पेड़ हो गए, अन्य फसलें उगाते हैं, ठीक है। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो जाता है। और मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बेटे। तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो ब्लू वाले बॉक्स होते हैं ना, इनमें से भी 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो इनको जरूर पढ़ के जाया करें आप, खासकर ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए आगे हमारा गर्म रेगिस्तान तो होता है खत्म। अब हमारा है भैया ठंडा रेगिस्तान, यानी कि हमारे भारत का लद्दाख, ठीक है। लद्दाख की बात करेंगे हम, ठीक है। लद्दाख बेटे जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख जो है बेटे एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। यह इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं, दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर बहुत सारी नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक है। ये नदियां गहरी घाटियों, महाखड्ड यानी कि गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिम नदियां हैं, हिमानियां यानी कि गैंगरी हिमानी हो गया, ठीक है। हिमानी यानी कि बर्फ से जो निकलती हैं वो सारी, ठीक है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में तो बेटे 3,000 मीटर से लेकर है और काराकोरम में 8,000 मीटर है, ठीक है। इससे भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु शीतल, बहुत ही शीतल यानी कि ठंडी और शुष्क, क्योंकि बारिश यहाँ भी नहीं होती, ठीक है। ठंडी होने के साथ साथ सूखी है, ठीक है। तो इस ऊंचाई पर वायु की परत जो है बेटे बहुत पतली है, हवा बहुत पतली है। इससे कि सूरज की जब गर्मी पड़ती है ना तो बहुत ही ज़्यादा तीखी गर्मी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान तो बेटे 0 डिग्री होता है, ठीक है। रात में तो भैया -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चले जाएगा, ठीक है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान हर समय -40 डिग्री से नीचे रहता, ठीक है। सर्दियों के टाइम पे तो, ठीक है, क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाए क्षेत्र में आता है, ठीक है ना, जहाँ पे ओले पड़ते रहते हैं, बर्फ पड़ती रहती है। तो यहाँ पर बेटे बारिश तो बहुत ही कम होती है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जो लद्दाख है बेटे 2 शब्दों से मिलकर बना है, ला यानी कि पर्वतीय दर्रा और दाख यानी कि देश, ठीक है, पर्वतीय दर्रों का देश, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्रों में द्रास जगह भी आती है हमारी, ठीक है।
यहाँ पर बेटे पूरे साल में 10 सेंटीमीटर, ओनली 10 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, वरना तो वो भी नहीं होती। ठीक है, यह क्षेत्र बर्फीली हवाएं चलती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तेज जलाने वाले सूर्य की धूप पड़ती है बेटे। ठीक है, ये जलवायु के अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर जलवायु को अलग से नहीं बना रखा, लेकिन इसको हम जलवायु में डाल सकते हैं कि भाई शुष्क और शीतल, एकदम चुभने वाली गर्मी भी, गर्मी कह रहा हूँ सॉरी, मतलब सूरज की रोशनी चुभने वाली रोशनी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, यदि सूरज की धूप में इस तरह बैठे, पैर छाया में हो, तो आप एक साथ ही ऊष्माघात, ठीक है, और तुषार उपघात से ग्रसित भी हो सकते हैं। ठीक हो, इतना सारा यहाँ पे इस तरह की प्रचंड जलवायु हम कह सकते हैं। ठीक है, लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, यानी कि बर्फ की भूमि। ठीक है, यहाँ पे जानवरों की बात करें, ठीक है, उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल बहुत कम पाई जाती है। जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास, छोटी झाड़ियां मिल जाती हैं। घाटी में शरपत यानी कि विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खोबानी, अखरोट जैसे पेड़ होते हैं। ठीक है, लद्दाख में पक्षियों की जब हम बात करें तो अनेक प्रजातियां दिखती हैं, जैसे रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नो कॉक, रेवन एवं हुप, ये यहाँ पे पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। कुछ प्रवासी पक्षी हैं जो दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। जैसे लद्दाख के पशुओं की बात करें तो वहाँ पे जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल, देखो बेटे इन सब के लिए तो चाहे सारा में हो चाहे यहाँ पर हो, सबको, जानवरों को ज़्यादा पालते हैं ये लोग, क्योंकि खेती ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, क्यों, इसलिए दूध के लिए, मांस के लिए, खाल के लिए पालते हैं। ठीक है ना, याक के दूध का उपयोग पनीर, मक्खन बनाने के लिए करते हैं। भेड़ बकरी का उपयोग बालों से ऊनी वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, लोगों की बात करें, यहाँ पर भी कुछ जनजातियाँ पाई जाएंगी। ठीक है ना, देखिए बेटे क्या होता है, यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान होते हैं या तो बौद्ध होते हैं। ठीक है, लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ जहाँ पर सबसे ज़्यादा है बेटे। परंपरागत गोम्पा स्थित है यहाँ पर। ठीक है ना, क्रिकेट का सबसे अच्छा जो बैट होता है ना, बल्ला यानी कि बैट, वो शरपत विल्लो की पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप। यहाँ पे बहुत सारे मठ भी हैं बेटे बौद्धों के, जैसे हेमिस, थिक्से, शे एवं लामायुरु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, सलगम की खेती करते हैं। ठंडी ऋतु में, शीत ऋतु में, ठंड के मौसम में जलवायु इतनी कष्टकारी हो जाती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान ज़्यादा करते हैं ताकि शरीर गर्म रहे। ठीक है, ताकि शरीर उनका गर्म रहे, व्यस्त रखते हैं अपने आप को। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। वे केवल घर खेतों में काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय, दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क मार्ग, वायु मार्ग द्वारा भली बातें जुड़ी हुई है। राजमार्ग 1 NH1 जिसको हम बोलते हैं NH1 है ना, तो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है बेटे। ठीक है, और भी दर्रों के बारे में आप बता सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, ठीक है, लुन गालाचाला एवं टंगलंगला। ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं बेटे। ठीक है ना, यहाँ पे जो क्रियाकलाप है ना बेटे, सबसे ज़्यादा जो होता है यहाँ पे पर्यटन, यानी कि टूरिज्म के लिए लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे। हमने देखा होगा भाई, हर कोई आजकल प्लान बनाते हैं, चलो भाई मनाली चले, लद्दाख चल ले, लेह चल ले। ठीक है, तो यहाँ का सबसे ज़्यादा जो लोग पैसा कमाते हैं वो पर्यटन से ही कमाते हैं। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, गोम्पा दर्शन, क्योंकि बौद्ध मठ है यहाँ पर, ठीक है, उनके लिए आते हैं। घास के मैदानों के लिए, हिमनदों के लिए, सैर के लिए, उत्सव देखने के लिए। यहाँ के लोग जो ये करते हैं ना, जो पारंपरिक इनके अनुष्ठान वगैरह जो भी करते हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो यही पर्यटकों के लिए आकर्षण है। आधुनिकीकरण के कारण, क्योंकि देखो यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी आधुनिकीकरण हो रहा है। ठीक है, जनजातीय जीवन में परिवर्तन आ रहा है, जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय यानी कि तालमेल बनाना सीख लिया है बेटे। ठीक है ना, संतुलन करना सीख लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकता अनुसार एवं मित्यवेता से इनका उपयोग करते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर कमेंट में बताएं कि अगला चैप्टर कौन सी वीडियो आनी चाहिए।